तौर पे वो ऑफिस के जिसने दरखास्त गुजार के तौर पे इस रेफरेंस को आगे लेके चला है, उस ऑफिस ने इस सारे मामले के अंदर अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। गोया कि सारे चार्जेस कहीं और से आए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने जो ड्यू प्रोसेस है उसको भी शायद पूरी तरह फॉलो नहीं किया। तो फैसला आ गया है। यकीनी तौर पे जब इसकी समातें चल रही थी उस वक्त भी इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत के एंड के ऊपर जो लूप होल्स हैं, जो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, शायद ये भी एक बुनियाद बन सकती है जिसकी बुनियाद पर यह रेफरेंस खारिज हो जाए या जस्टिस फाजिसा के हक में फैसला आए। और वही हुआ कि देखा यही गया है कि इसके अंदर जो बुनियादी एतराज लगाया गया कि इसमें बदनीत इन्वॉल्व है और बुनियादी तौर पे इसके पीछे इंटेंशन कुछ और हैं। ये बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं रेफरेंस दायर किया गया कि वो जानना चाह रही थी हुकूमत वक्त के जस्टिस फाजिसा के जो एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या उन्होंने जितने भी असासे बनाए हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, बल्कि बुनियादी तौर पे शायद उनके माजी के कंडक्ट को देखते हुए उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर देखना ये है कि हुकूमत वक्त किस तरह रिस्पॉन्ड करती। मालूम है कि वक्त दिया गया है, फरोग नसीम साहब जो वजीर कानून है वो बतौर वकील भी इसमें पेश होते रहे हैं, उन्हें अपने दलाइल देते रहे हैं और आखिरी समातों पे तो यकीनी तौर पे अदालत ने भी बार बार ये कहा कि कुछ आप अपनी डिफेंस में कुछ और कहना चाहते हैं आप स्टैब्लिश करें, जो कुछ आपने किया है वो लॉफुली है। तो काफ़ी सवाल उस वक्त भी थे कि जो फरोग नसीम साहब से किए गए थे और उस वक्त भी लग ये रहा था कि वो अदालत को बेहतरीन अंदाज में मुतमईन नहीं कर पाए और यही वजह है कि मामले को लेकर दस्तावेज तैयार करता और उसके बाद वो प्रेसिडेंट हाउस को देता, जहाँ पे फिर माइंड अप्लाई किए बगैर इस सारे मामले को आगे बढ़ाया गया है। तो देखा यही गया आप कि अदालत ने जिन खदशात का इज़हार अपने दिमाग में किया था उन्हीं को बुनियाद बना के आज फैसला दिया है। जी ठीक है, इफ्तिखार शिराजी लाइन पर रहिएगा, आपसे मजीद बात करते हैं इस तफसीली फैसले के ऊपर। हसीब भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तमाम तर जब तक ये समात हुई उसकी कार्रवाई से मुतालिक हमें आगाही भी देते रहे हैं और आज जो तफसीली फ़ैसला आया 224 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, इससे मुतालिक हम उनसे पहले भी जैसा आपने पहले हमें बताया कि 2 जजेस ने कुछ इजाफी नोट तहरीर किए जबकि 8 जजेस मुत्तफ़िक़ रहे। किस तरह से अदालत को मुतमईन कर सके जस्टिस कायद फाइज़ ईसा अपने इस केस में, किस तरह से मुतमईन किया गया कि उन जायदादों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो उनके बीवी और बच्चों के नाम पर रही? देखिए, फैसले के अंदर ये बड़ी आम चीज लिखी हुई है कि चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो एहलिया है उनका तल्लक जो है वो एक घरेलू खातून से है, वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखती थी, लेकिन इस रेफरेंस के एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए जो गैर कानूनी तरीके से गठ्ठी की गई थी वो तफसीलात जो है वो वजीर कानून को दी गई और उसके साथ साथ FBI की तरफ से भी जो उनकी अपनी जाती जो उनकी दस्तावेजात थी या उनकी जो मालूमात थी वो भी बाकायदा उसको नशर किया गया मुख्तलिफ तरीके कानूनी है। आती हैं। इसके साथ साथ फैसले के अंदर कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो एहलिया है और उनके जो बच्चे हैं वो अब जिस तरह पहले फैसले के अंदर दिया गया था दोबारा उसमें रिपीट किया गया कि वो अपने तमाम जायदाद की तफसीलात और उनकी दस्तावेजात जो हैं वो FBI के मुतलका इनलैंड रेवेन्यू के मुतलका लोगों को उसी तरह दें जैसे एक आम शहरी का तरीकाकार है देने का।
इसके साथ साथ इसके अंदर जो सबसे आम चीज है, जो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसका पैराग्राफ नंबर 46 के अंदर ये कहा गया है कि जो एसिड रिकवरी यूनिट है वो गैर कानूनी है, और इसके साथ साथ जो उसकी मालूमात है जो वजीर कानून के जरिए दी गई थी, जो अफशा की गई हैं, इसके लिए इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई ने जो अपने फैसले के अंदर लिखा है, जो इजाफी नोट लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से बढ़कर ये इकदाम उठाया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 224 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जिसमें 8 जजेस मुत्तफ़िक़ है, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस फैसल अरब रहते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से आप दोनों का बहुत शुक्रिया।